बिस्तर पर लेटी वह खिड़की से बाहर निहार रही थी। शांत, स्वच्छ, निर्मल आकाश देखना भी कितना सुखद लगता है। घर के बगीचे के विस्तार में फैली हरियाली और हवा के झोंकों से मचलते फूल वगैरह तो पहले भी यहाँ थे, लेकिन तब उसकी नज़रों को ये नज़ारे चुभते थे। परंतु आज शेफली ने एक ठंडी सांस ली। परिस्थितियां इंसान में किस हद तक बदलाव ला देती है। अगर ऐसा न होता तो आज तक वह यूं घुटती न रहती। बेकार ही उसने अपने जीवन के 2 वर्ष मृग मरीचिका के भटकते हुए गंवा दिए। निरर्थक बातों के पीछे अपने को झलती रही। काश उसे पहले एहसास हो जाता। तो लीजिए मैडम आपका जूस। सुदेश की आवाज़ ने उसे सोच के दायरे में बाहर ला पटका। क्यों बेकार आप इतनी मेहनत करते हैं? जूस की क्या ज़रूरत थी? शेफाली ने संकोच से कहा। देखिए जनाब, आपकी सेहत के लिए यह बहुत ज़रूरी है। आप तो बस आराम से आदेश देती रहिए। यह बंदा आपको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता रहेगा। फिर कौन सी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो सब कुछ डब्बा तैयार मिलता है। विदेश का कम से कम यह लाभ तो है ही। सुदेश ने गिलास थमाते हुए कहा। लेकिन आप काम करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। शेफाली, थोड़े दिनों की बात है। जहाँ पेट के टाँके कटे वहीं तुम थोड़ा बहुत चलने लगोगी। अभी तो डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह आराम करने को कहा है। अच्छा देखो, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। तब तक तुम थोड़ा सो लो। फिर सोचने मत लग जाना। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तुम हमेशा सोच में डूबी रहने लगी हो। सब ठीक से तो हो गया है, फिर काहे की चिंता। खैर अब आराम करो। सुदेश ने ठीक ही कहा था। जब से उसके पेट में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था तब से वह सोचने लगी थी। असल में तो वह इन 2 वर्षों में सुदेश के प्रति किए गए व्यवहार की ग्वालिन थी, जो उसे निरंतर थमती रहती थी। सुदेश के साधारण स्वरूप और प्रभावहीन व्यक्तित्व के कारण शेफाली हमेशा उसे अपमानित करने की कोशिश करती। अपने अथाह रूप और आकर्षण के सामने वह सुदेश को हीन समझती। अपने माता पिता को भी माफ नहीं कर पाई थी। अक्सर वह माँ को चिट्ठी में लिखती कि उसने उन्हें वर चुनने का अधिकार देकर बहुत भारी भूल की थी। ऐसे कुरूप पति को पाने से तो अच्छा था वह स्वयं किसी को ढूंढ कर विवाह कर लेती। ऐसा लिखते वक्त उसने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत में बैठे उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। शेफाली अपने माँ से तब कितना लड़ी थी जब उसे पता चला कि सुदेश ने कनाडा में ही बसने का निश्चय कर लिया है। सुदेश ने वही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अच्छी नौकरी मिलने के कारण वह अब भारत नहीं आना चाहता था। शेफाली ने स्वयं एमबीएस पास कर लिया था और इंटर्नशिप कर रही थी। वह चाहती थी कि भारत में ही रहकर अपना क्लिनिक खोले। नए देश में नए परिवेश में जाने के नाम से ही वह परेशान हो गई थी। बेटी को नाखुश देख माता पिता को लगा कि इससे तो अच्छा है कि सगाई को तोड़ दिया जाए, पर उसने इन्हें यह कहकर रोक दिया था कि इसके सामाजिक मान मर्यादा का हनन होगा और उसके भाई बहनों के विवाह में अड़चन आ सकती है। सुदेश से पत्र व्यवहार व फोन द्वारा उसकी बातचीत होती रहती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ऐसी हालत में रिश्ता तोड़कर उसका दिल दुखाया जाए। इसी कमास में वह विवाह करके कनाडा आ गई थी। अचानक की आवाज़ से शेफाली का ध्यान भंग हुआ। फोन भारत से आया था। माँ की आवाज़ सुनकर वह
पुलकित हो उठी। कैसी हो बेटी, आराम कर रही हो ना? देखो, ज्यादा चलना फिरना नहीं। उनकी हिदायतें सुनकर वह मुस्कुरा उठी। मैं ठीक हूँ माँ, सारा दिन आराम करती हूँ। घर का सारा काम सुदेश ने संभाला हुआ है। सुदेश ठीक है ना बेटी? उसकी इज्जत करना, वह अच्छा लड़का है। बूढ़ी आंखें धोखा नहीं देती। रंग रूप से क्या होता है? माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ तुम फिक्र मत करो, देर से ही सही लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी फोन कट गया। दूर बैठी माँ भी शायद जान गई थी कि वह सुदेश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर से एक बार शेफाली के मांस पटल पर बीते घूमने लगे। मटेरियल के इस खूबसूरत फ्लैट में जब उसने कदम रखा तो ढेर सारे फूलों और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया था। उनकी आने की खुशी में सुदेश के मित्रों ने पूरे फ्लैट को सजा रखा था। ऐसी आवाभगत की उसे आशा नहीं थी, इसलिए खुशी हुई थी, लेकिन वह उसे दबा गई थी। आखिर किस काम की थी वह खुशी? सुदेश एक एक करके अपने साथियों से उसे मिलवाता रहा। उसकी खूबसूरती का प्रशंसा में लोगों ने पुल बांध दिए। यार तुम तो इतनी सुंदर परी को भारत से उड़ा लाए। सुदेश के मित्र की बात सुन उसे वह मुहावरा याद आ गया था, हुर के साथ लंगूर। सुदेश जब भी उसका हाथ पकड़ता वह झटके से उसे खींच लेती। ऐसा नहीं था कि सुदेश उसके व्यवहार से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने सोचा था कि अपने प्यार से वह शेफाली का मन जीत लेगा। विवाह के कुछ दिन बाद उसने कहा था, अभी छुट्टियां बाकी हैं, चलो तुम्हें पूरी कनाडा की सैर करा दें। तब शेफाली ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी हर संभव यही कोशिश करती कि वह सुदेश से दूर दूर रहे। अपने सौंदर्य के अभिमान में वह यह भूल गई थी कि वह उसका पति है। उसका प्यार, उसका अपमान और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शेफाली को तब दिखता ही कहाँ था। सुदेश के सहयोगियों ने क्लब में पार्टी रखी थी, पर उसने साथ जाने से इनकार कर दिया था। देखो शेफाली, यह पार्टी उन्होंने हमारे लिए रखी है। पति की इस बात पर वह आग बबूला हो उठी थी। मुझसे पूछ कर रखी है क्या? मैं पूछती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलते झिझक नहीं होती? कहाँ तुम, कहाँ मैं? तब सुदेश अवाक रह गया था। दरवाजा खुलने से एक बार फिर उसकी तंद्रा भंग हो गई। अरे, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? शेफाली ने सुदेश को पॉकेटों से लदे देख पूछा। अरे जनाब, ज्यादा कहाँ है, बस कुछ फल है और डिब्बा बंद खाना। जब तुम ठीक नहीं हो जाती, इन्हीं से काम चलाना है। सुदेश ने हंसते हुए, अच्छा, खाना यहीं लगाऊं या बालकनी में बैठना चाहोगी? नहीं नहीं, यहीं ठीक है। और देखो, ज्यादा पचड़े में मत पड़ना। वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है। क्यों भूख क्यों नहीं है? तुम्हें ताकत चाहिए और इसके लिए खाना बहुत जरूरी है। सुदेश ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहा। शेफाली की आंखें नम हो गई। ऐसे व्यक्ति से जिसके अंदर प्यार का सागर लबलबा भरा हुआ है, वह आज तक घृणा करती आई, सिर्फ इसीलिए कि वह कुरूप है। लेकिन बाहरी सौंदर्य के झूठे सच में वह उसके गुणों को नजरअंदाज कर देती रही। अंदर से उसका मन कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है। वह कितनी मूर्ख थी। तभी तो वैवाहिक जीवन के 2 सुनहरे वर्ष ही गंवा दिए। उसका हर पल यही प्रयत्न रहता कि किसी तरह सुदेश को अपमानित करे, इसलिए उसकी हर बात काटती। लेकिन अपनी बीमारी के बाद उसने जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है।
शेफाली की इतनी बेरुखी के बाद भी सुदेश कितनी लगन से उसकी सेवा कर रहा था। अरे भाई, खाना ठंडा हो जाएगा। जब देखो तब सोचती ही रहती हो, आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? यह क्या कह रहे हो? शेफाली ने सफाई से आंखें पोंछते हुए कहा। मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे हाँ, माँ का फोन आया था, उसने बात पलटते हुए कहा। रसोई व्यवस्थित कर सुदेश बोला। मैं थोड़ी देर दफ्तर होकर आता हूँ, तब तक तुम सो भी लेना। चाय के समय तक आ जाऊंगा। अरे हाँ, दफ्तर के साथी तुम्हारा हाल चाल पूछने आना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो। सुदेश ने झिझकते हुए पूछा तो शेफाली ने मुस्कुराकर हामी भर दी। शेफाली जानती थी सुदेश ने क्यों पूछा था। वह उसके साथ न तो कहीं जाती थी, न ही उसके मित्रों का आना उसे पसंद था, क्योंकि तब उसे सुदेश के साथ बैठना पड़ता था, हंसना पड़ता था, और वह यह चाहती नहीं थी। कितनी बार वह सुदेश को जता चुकी थी कि उसकी मनपसंद की उसे परवाह नहीं है, खासकर उन दोस्तों की जो हमेशा उसके सामने सुदेश की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। भाभी जी, यह तो बहुत ही हंसमुख और दीनदार दिल इंसान है। अपने काम और व्यवहार के कारण सबका प्यारा है। अपना यार। शेफाली उसकी बदसूरती के सामने जब इन बातों को तोलती तो हमेशा उसे सुदेश का पड़ला हल्का लगता। सुदेश जब भी उसे छूता उसे लगता कोई कीड़ा उसके शरीर पर रेंग रहा है, और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। दरवाजे की घंटी बजी तो वह चौंक उठी। सच ही था, वह ज्यादा ही सोचने लगी थी। सोचा शायद पोस्टमैन होगा। वह आहिस्ता से उठी और पत्र निकाल लाई। मैंने खत में वही सब बातें लिखी थी और सुदेश का सम्मान करने की हिदायत दी थी। उसका मन हुआ कि वह अभी माँ को जवाब दे दे, पर पेन और कागज दूसरे कमरे में रखे थे और वह थोड़ा चलकर थक गई थी। लेटने ही लगी थी कि सुदेश आ गया। सुनो, जरा पेन और पैड दोगे? माँ को चिट्ठी लिखनी है। शेफाली ने कहा। बाद में, अभी लेटो, तुम्हें उठने की जरूरत ही क्या थी? सुदेश ने बनावटी गुस्से से कहा। दवा भी नहीं ली? ठहरो, मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो, शेफाली ने उसकी बाह पकड़ ली। सुदेश ने कुछ हैरानी से देखा। शेफाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने किए की माफी मांगे। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके व्यवहार से होती है, वही उसके व्यक्तित्व की छाप बनती है। सुदेश की सच्ची परख तो उसे अब हुई थी। आज तक तो वह अपनी खूबसूरती के दम में एक ऐसे राजकुमार की तलाश में कल्पना लोक में विचर रही थी, जो किस्से कहानियों में ही होते हैं, पर यथार्थ तो इससे बहुत परे होता है। जहाँ मनुष्य के गुणों को समाज की नजरें आंकती है, उसकी आंतरिक सुंदरता ज्यादा मायने रखती है। अगर खूबसूरती ही मापदंड होता तो समाज के मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। शेफाली, तुम कुछ कहना चाहती थी? सुदेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बस कुछ खास नहीं। वह चौंकते हुए बोली। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। सुदेश के स्वर में दर्द था। बस बस, अब कुछ ना कहो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, फिर भी तुमने कभी मुझसे कटुता से बात नहीं की। मेरी हर कड़वाहट को सहते रहे, और अब भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। शेफाली उससे लिपट कर रो पड़ी। कैसी बात कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने मैं कितना कुरूप लगता हूँ। खबरदार, जो तुमने अपने आप को कुरूप कहा
तुम्हारे जैसा सुंदर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी आंखों को तुम्हारी सच्ची परख हो गई है। दोनों अपनी दुनिया में खोए थे कि तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई और घंटी भी बजी। सुदेश, दरवाजा खोलो। बाहर से शोर सुनाई दिया। लगता है मित्र मंडली आ गई है। सुदेश बोला। दरवाजा खुलते ही फूलों की महक से सारा कमरा भर गया। सुदेश के मित्र शेफाली को फूलों का एक एक गुच्छा थमाने लगे। भाभी जी, आपके ठीक होने के बाद हम एक शानदार पार्टी लेंगे। क्यों, दोगी ना? एक मित्र ने पूछा। जरूर, शेफाली ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि इन फूलों की तरह उसका जीवन भी महक से भर गया है। हर तरह खुशबू बिखर गई है। गुच्छों के बीच से उसने देखा सुदेश के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट छाई हुई है। शेफाली ने जब सारी सरमाइयाँ छोड़ आगे बढ़कर उसका चेहरा चूमा तो हे हे का शोर मच गया और सुदेश ने उसे आलिंगबद्ध कर लिया।